नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बृहत पाषाणिक समाधियाँ या महापाषाणकालीन संस्कृतियाँ। तो हमारा टॉपिक है महापाषाणकालीन समाधियाँ। समाधियाँ मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कब्र या कब्रिस्तान। तो पाषाण का मतलब आप समझ रहे होंगे कि पत्थर। इसको ऐसा नाम इसलिए दिया गया होगा कि महापाषाणकालीन, क्योंकि उस कब्रों में पत्थर का कहीं ना कहीं योगदान या अधिकता जरूर रही होगी, इसलिए इसको महापाषाणकालीन संस्कृतियाँ कहा गया। अगर हम बात करें महापाषाणकालीन संस्कृतियों के बारे में, तो भारत में कुछ समुदायों जैसे जानते हैं कि जब मृत्यु आदमी की होती है तो उसको कब्र में दफनाया जाता है। तो भारत के कुछ समुदायों में जो उनकी मृत्यु होती थी, तो मृत्यु के पश्चात बड़े ही शानदार प्रकार से कब्रें बनाने शुरू किए थे। और यह भारत के साथ साथ ये वैश्विक स्तर पर भी हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार की कब्रें जो हैं वो विदेशों में भी या वैश्विक स्तर पर भी इसका प्रसार काफ़ी था, तो वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिलता है। और आरंभ में इन कब्रों को सामान्य तौर पर लिया गया, जैसा कि सिंधु सभ्यता को शुरुआत में वैसे लिया गया कि कोई काम की चीज़ नहीं है, या जो है ऐसे जो ईंट पत्थर दिख रहे हैं वो पुराने अवशेष होंगे या बहुत ज़्यादा पुराने अवशेष नहीं हैं, तो इसको भी पहले वैसे सामान्य तौर पर लिया गया। लेकिन बाद में इसको एक पृथक संस्कृति यथा जैसे मेगालिथिक या महापाषाण काल या जो है बृहत पाषाणकालिक संस्कृति कहा गया। इस संस्कृति को लोगों का अध्ययन उनके कब्रों के आधार पर करना आसान था, क्योंकि उन्होंने कब्रों में शवों के साथ कुछ आवश्यकता की वस्तुएं रखी थी। जैसे कि जब किसी व्यक्ति की डेथ होती थी, जब उसको दफनाते थे तो उसके साथ कुछ आवश्यकता की वस्तुएं जैसे लोहे के औजार, घोड़े की हड्डियां या सोने चांदी के गहने, इस तरीके के हमको अवशेष जो है यहाँ के कब्रों में मिले हैं। तो उसके बाद फिर इनके अध्ययन के लिए इन्हीं कब्रों के साथ साथ इनके आवासों का भी जो है या निवास स्थल का भी उपयोग होने लगा, क्योंकि जानते हैं कि जब कोई संस्कृति है तो जो संस्कृति में जो लोग निवास कर रहे हैं तो उनमें खान पान, रहन सहन, खेती बाड़ी, पशुपालन वगैरह ये सब उनके दैनिक जीवन के अंग ही हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से संस्कृति के लोगों के अध्ययन के बारे में इनके अन्य पहलुओं का भी अध्ययन किया जाने लगा। गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो मेगालिथिक संस्कृति है, ये एक नहीं क्षेत्रीय स्तर पर भी ये हमको बहुत दिखाई देती है। जैसे अगर इसके काल और इनका कालक्रम भी पृथक है। अगर इनके कालक्रम की हम बात करें तो यह प्राय 1300 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो इस संस्कृति का कालक्रम 1300 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस टाइम पीरियड के बीच इस संस्कृति के विषय में हमको जानकारी मिलती है। और कुछ मेगालिथिक संस्कृति जो है लोहे के पहले की हैं या पूर्व लोह चरण से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम में बलूचिस्तान, सिंध में कराची, कश्मीर में मेहरगढ़, कश्मीर में बुर्जहोम एंड गुफक्कराल। उसके बाद अगर हम बात करें विंध्य क्षेत्र के उत्तर में बेलन घाटी में जो स्थल है था इलाहाबाद और बांदा आदि क्षेत्रों से हमको ये बृहत पाषाणिक संस्कृतियाँ मिली हैं, जो कि पूर्व लोह चरण की अवस्था को दर्शाती हैं। परंतु दक्षिण भारत की मेगालिथिक स्थल 1000 ईसा पूर्व एवं उसके पश्चात अस्तित्व में आए तथा ये आवश्यक रूप से लोह चरण से जुड़े हुए हैं। अगर प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के स्थल उतने विकसित अवस्था में हमको नहीं देखने को मिलते हैं जितना कि ये
मेगालिथिक स्थल, इसका एक कारण यह था कि लौह उपकरणों के प्रयोग से कृषि एवं शिल्पों को प्रोत्साहन मिला। क्योंकि जब हमने चर्चा अभी पिछले लेक्चर में किया कि जब लौह उपकरण मिलते हैं तो या लौह उपकरण जब होंगे या भारी हल बनेगा तो कृषि होगी तो अधिशेष उत्पादन होगा। और प्रायद्वीपीय भारत के लोग जो ये मेगालिथिक कल्चर के लोग थे वो धान की खेती करते थे तथा उसके लिए तालाबों से सिंचाई करते थे। यहाँ पे काले और लाल मृत भांडों का प्रचलन भी हमको देखने को मिलता है और शिल्प एवं कारीगरी विकसित अवस्था में भी थी। उसके बाद महाराष्ट्र से जैसे हम देखें, महाराष्ट्र से जूना पानी और तमिलनाडु के आदि चन्नल्लूर से जो है यहाँ की संस्कृतियों का व्यापारिक नेटवर्क विकसित हुआ था। उसके बाद ये संस्कृति नगरीकरण की अवस्था तक नहीं पहुँच सकी। क्यों नहीं पहुँच सकी? इसका कारण यह था कि एक कारण इसकी कृषि अर्थव्यवस्था का अधिक विकसित नहीं होना है, क्योंकि यहाँ कृषि का विकास उस स्तर पे नहीं हुआ जिस स्तर पर होना चाहिए था। वस्तुतः उनके द्वारा जो लौह उपकरणों का प्रयोग हुआ वह भी युद्धास्त्र के रूप में था, कृषि उपकरण के रूप में कम ही मिलता है हमको जो है वहाँ पे। उसके बाद अगर हम दक्षिण भारत की इन संस्कृतियों की बात करें तो ये संस्कृतियाँ बेशक नगरीकरण की अवस्था तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन इन्होंने कुछ राज्यों के लिए आधार तैयार किया। जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में सातवाहन वंश, सुदूर दक्षिण में चोल चेर और पांड्य वंश का उदय इन संस्कृतियों ने आधार तैयार किया। तो महाराष्ट्र के सातवाहन वंश, आगे हम लोग सातवाहन वंश पे चर्चा करेंगे ही, और सुदूर दक्षिण में चोल चेर और पांड्य राज्यों के उदय में इस संस्कृति ने काफ़ी भूमिका निभाई। अगर हम थोड़ा संक्षिप्त चर्चा एक टॉपिक पे और कर लें, उत्तरी काले पालिशदार मृदभान संस्कृति जिसको आप कहते हैं NBPW। तो NBPW की अगर बात करें तो इसकी तिथि अब कहीं कहीं 600 BC और कहीं कहीं 700-800 BC के आसपास निर्धारित इसे किया जाता है। तो इस संस्कृति के अंतर्गत हमको बेहतर किस्म के लोग यहाँ के मृत भांडों का उपयोग करते थे। इसका कारण था यहाँ के लोगों के द्वारा अधिक तापमान पैदा किया जाना, जिसके माध्यम से ये मृत भांडों का निर्माण तथा लोहे के को गलाकर कृषि बेहतर किस्म के उपकरणों का निर्माण करना संभव हुआ। उसके बाद यह द्वितीयकरण से, यह काल जो है द्वितीयकरण से जुड़ गया था। वर्तमान में महाजनपद काल के अध्ययन में हम ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और यूनानी साहित्य के साथ साथ NBPW के स्थलों का भी अध्ययन करते हैं। दो उत्तर पश्चिम में तक्षशिला से, पूर्व में बंगाल में तामलुक और दक्षिण में आंध्र प्रदेश के अमरावती तक प्राप्त होता है। तो ये था NBPW। तो इस प्रकार ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बाद लौह युगीन अवस्था और महापाषाणिक संस्कृति या मेगालिथिक कल्चर समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो हमारा होगा वो होगा वैदिक काल, वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति। धन्यवाद।